नमस्कार। आज हम मन की गहराइयों में उतर रहे हैं, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्षेत्र में। हाँ, नैदानिक मनोविज्ञान। हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ खास हिस्से हैं और कोशिश रहेगी कि इस जटिल पर बहुत ही दिलचस्प विषय की जरूरी बातें समझें। बिल्कुल। आखिर ये है क्या और ये हमारी मेंटल हेल्थ को समझने में कैसे मदद करता है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये नैदानिक मनोविज्ञान ये असल में है क्या? देखिए, सरल शब्दों में कहूं तो ये मनोविज्ञान की जो सिद्धांत हैं, जो तरीके हैं, हाँ। उनका इस्तेमाल करके लोगों की जो मानसिक परेशानियां हैं या अक्षमताएं हैं, तकलीफें हैं, उनको समझना और उन्हें कम करना, ये इसका विज्ञान और अभ्यास दोनों है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बातें करना या सलाह देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये बाकायदा एक विज्ञान है, एक प्रैक्टिस है। इसमें गहरा मूल्यांकन होता है, जिसे असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट? हाँ, फिर अलग-अलग तरह की थेरेपी होती हैं और हाँ, रिसर्च भी लगातार चलती रहती है। और ये एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है। मतलब इसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए, लाइसेंस जरूरी है। ओके। और कुछ नैतिक मानक हैं जिनका पालन करना ही होता है। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? कोई खास लोग या घटनाएं? हाँ, इसकी कहानी करीब आप समझ लीजिए 19वीं सदी के आखिर में शुरू होती है। एक अहम नाम है लाइटनर विटमर। विटमर? जी, लाइटनर विटमर। उन्होंने 1896 में पहला साइकोलॉजी क्लिनिक खोला था और वो खास तौर पर बच्चों की जो सीखने की दिक्कतें थी उन पर फोकस था। ओह, दिलचस्प। मतलब शुरुआत बच्चों से हुई? हाँ, तो ये दिखाता है कि शुरू से ही इसका मकसद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुलझाना था। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ा। इंटेलिजेंस टेस्टिंग, जैसे बिने के टेस्ट थे, हाँ, IQ टेस्ट्स। हाँ, वो शुरुआती दौर में बहुत जरूरी बन गए लोगों की क्षमताओं को समझने के लिए। और फिर जाहिर है सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। उनके मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने अचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड और शुरुआती अनुभवों पर जो जोर दिया, उससे ये समझने में मदद मिली कि हमारी पुरानी बातें, हमारे अतीत के अनुभव आज हमें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। समझ गई। तो ठीक है, मान लीजिए कोई मदद के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो वो प्रॉब्लम को समझते कैसे हैं? ये मूल्यांकन या असेसमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कैसे होता है? हाँ, तो मूल्यांकन का मतलब है जानकारी इकट्ठा करना, समझना, एक पूरी तस्वीर बनाना। इसके कई तरीके हैं। जैसे? सबसे आम है साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, मतलब तय सवाल, या अनस्ट्रक्चर्ड मतलब खुली बातचीत। ओके। फिर आते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे MMPI। ये पर्सनैलिटी के पैटर्न वगैरह समझने में मदद करते हैं। और दूसरी तरह के? पर मतलब वैलिडिटी पर काफी बहस होती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनकी व्याख्या थोड़ी सब्जेक्टिव हो सकती है, मतलब अलग-अलग लोग अलग मतलब निकाल सकते हैं। इसके अलावा व्यवहार का अवलोकन मतलब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी होता है, यानी व्यक्ति को असल में देखना कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इन सब तरीकों से क्या होता है, डायग्नोसिस तय करने में मदद मिलती है, प्रॉब्लम कितनी गंभीर है ये समझ आता है, और फिर इलाज की योजना बनती है। और यहाँ रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मतलब नतीजे कितने भरोसेमंद और सटीक हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो मूल्यांकन हो गया, समस्या समझ आ गई, अब इलाज। थेरेपी के मुख्य तरीके क्या है? हाँ, तो इलाज के कई मुख्य दृष्टिकोण हैं। हर एक प्रॉब्लम को थोड़े अलग नजरिए से देखता है। एक है साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो फ्रॉइड से प्रेरित है। ओके, वो अचेतन मन वाला। हाँ, ये अचेतन संघर्षों और शुरुआती रिश्तों पर फोकस करता है। फिर एक मानवतावादी या ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण है, जो कार्ल रॉजर्स जैसे लोगों से प्रभावित हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ और सहानुभूति पर जोर देता है। फिर बिहेवियरल अप्रोच है, जो मानता है कि व्यवहार सीखा जाता है और बदला जा सकता है, जैसे एक्सपोजर थेरेपी। अच्छा, और एक बहुत ही अहम और आजकल काफी इस्तेमाल होने वाला तरीका है कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। और अक्सर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब CBT की बात होती है। हाँ, CBT का नाम तो काफी सुना है। ये कैसे काम करता है? ये इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और वैसा ही करते हैं। ओके। तो CBT में क्या करते हैं कि व्यक्ति को अपने जो गलत या नुकसान पहुंचाने वाले सोच के पैटर्न हैं, जिन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे हर चीज को बहुत बुरा मान लेना या सोचना कि मैं किसी लायक नहीं,
तो थेरेपी में ऐसे विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना, उन्हें बदलना सिखाया जाता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड और लक्ष्य केंद्रित होता है अक्सर। इतने सारे तरीके हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कैसे चुनते हैं कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? और आपने नैतिकता की बात की थी, उसका क्या रोल है? बिल्कुल, यहीं पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी EBP का कॉन्सेप्ट आता है। इसका सीधा मतलब है कि उन तरीकों का इस्तेमाल करना जिनका असर वैज्ञानिक शोध में साबित हो चुका है। अच्छा, मतलब जो तरीका काम करता है, जिसके सबूत हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर वही दवा देते हैं जिसका असर ट्रायल्स में दिखा हो। हालांकि ये भी सच है कि क्लिनिकल अनुभव, मतलब साइकोलॉजिस्ट का अपना तजुर्बा और क्लाइंट की जरूरतें भी बहुत मायने रखती हैं। और नैतिकता वाला पहलू, वो तो बुनियाद है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA जैसे संगठनों के बहुत कड़े नैतिक कोड हैं, जैसे गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना सबसे अहम है। हाँ, कि पेशेंट की बातें गुप्त रहें। एकदम। और दूसरा, अपनी योग्यता के दायरे में काम करना, मतलब जिस चीज की ट्रेनिंग है उसी में प्रैक्टिस करना। ये सब नियम मरीजों की सुरक्षा और भरोसे के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक तरह से विज्ञान, मूल्यांकन के तरीके और अलग-अलग थेरेपी तकनीकों का इस्तेमाल करके, वो भी नैतिक दायरे में रहते हुए, लोगों की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में मदद करने का एक गंभीर प्रयास है। सही कहा, ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान और एक ढांचा है। वाकई एक गहरा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। बिल्कुल, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है सोचने के लिए। क्या? जैसे जैसे तकनीक, मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमने वर्चुअल रियलिटी मूल्यांकन का जिक्र सुना, आजकल AI की भी बहुत बातें हो रही हैं, तो ये सब हमारे मन को समझने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के भविष्य को कैसे बदल सकता है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, क्या मशीनें कभी सहानुभूति, वो मानवीय जुड़ाव दे पाएंगी जो थेरेपी का इतना जरूरी हिस्सा माना जाता है? इस पर सोचना जरूरी है ना?